नमस्कार। कभी सोचा है कि जिस पेट्रोल से हमारी गाड़ियां दौड़ती हैं वो किसी दिन हमारे खेतों से भी आ सकता है। आज हम बायोएथेनॉल की दुनिया को समझने वाले हैं। ये हमारे पारंपरिक ईंधन का एक ऐसा विकल्प है जिसमें सच में पूरे खेल को बदलने की क्षमता है। तो आज हम क्या क्या जानने वाले हैं। सबसे पहले खेतों से ईंधन ये होता कैसे है। फिर बायोएथेनॉल की अलग अलग टेक्नोलॉजी मतलब इसकी पीढ़ियों को समझेंगे। इसके फायदे और नुकसान क्या हैं इस पर भी बात होगी। और हाँ, भारत इस पर इतना बड़ा दांव क्यों लगा रहा है और आखिर में इन सब का मतलब क्या है ईंधन के भविष्य के लिए। चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले खेतों से ईंधन मतलब क्या ये सच में हो सकता है? क्या हमारी कार, हमारी बाइक मक्के या गन्ने से चल सकती है? सुनने में तो किसी साइंस फिक्शन फिल्म जैसा लगता है ना? सवाल बिल्कुल सीधा सा है। क्या हमारी गाड़ियां वाकई मक्के से चल सकती हैं? और जवाब है हाँ, बिल्कुल चल सकती हैं। आइए देखते हैं कि इसके पीछे का साइंस क्या है। तो आखिर ये बायोएथेनॉल है क्या चीज? देखिए, सिंपल शब्दों में ये एक तरह का अल्कोहल है जो पौधों से बनता है। इसको ऐसे समझिए जैसे बियर या वाइन बनाने के लिए यीस्ट मतलब खमीर चीनी को अल्कोहल में बदल देता है ना? बिल्कुल वही प्रोसेस है। बस यहाँ छोटे छोटे जीव पौधों के अंदर के शुगर और स्टार्च को अल्कोहल में बदल देते हैं। सोच लीजिए ये एक बहुत बड़ी शराब की भट्टी है, लेकिन जहां बियर नहीं, गाड़ियों के लिए ईंधन बन रहा है। और ये बनता कैसे है? इसके 4 आसान से स्टेप्स हैं। स्टेप 1, गन्ना या मक्का जैसी फसल को उगाया जाता है। फिर स्टेप 2, उसके अंदर के स्टार्च को सिंपल शुगर में तोड़ा जाता है। अब आता है सबसे दिलचस्प हिस्सा, फर्मेंटेशन। यहाँ वो छोटे छोटे जीव उस चीनी को अल्कोहल बना देते हैं और आखिर में उस अल्कोहल को डिस्टिल करके मतलब साफ करके उसे ईंधन के तौर पर तैयार कर लिया जाता है। सिंपल। ठीक है, तो सवाल ये उठता है कि क्या हर तरह का बायोएथेनॉल एक जैसा होता है? बिल्कुल नहीं। जैसे जैसे टेक्नोलॉजी आगे बढ़ी है, बायोएथेनॉल बनाने के तरीके भी बदले हैं। इन्हें ही इसकी अलग अलग जेनरेशंस या पीढ़ियां कहा जाता है। तो फर्स्ट जनरेशन को आप मॉडल टी कार समझ लीजिए। काम तो करती थी पर परफेक्ट नहीं थी। इसमें सीधे सीधे खाने वाली फसलों जैसे मक्का और गन्ने का इस्तेमाल हुआ और यहीं से शुरू हुई फूड वर्सेस फ्यूल की बहस। मतलब क्या गाड़ी का पेट भरने के लिए इंसान का पेट काटना ठीक है? इसी सवाल का जवाब थी सेकेंड जनरेशन। इसमें खेती के कचरे जैसे भूसी, लकड़ी, इन सब का इस्तेमाल शुरू हुआ। थर्ड जनरेशन तो और भी स्मार्ट निकली। ये एल्गी यानी काई पर फोकस करती है। इसे बंजर जमीन पर भी उगाया जा सकता है। और आगे फोर्थ जनरेशन, ये तो बिल्कुल भविष्य की तकनीक है जिसमें फसलों को जेनेटिकली इंजीनियर करके उनसे ज्यादा से ज्यादा ईंधन निकालने पर रिसर्च हो रही है। अब तक सुनकर तो लगता है कि बायोएथेनॉल एक कमाल का आइडिया है ना? लेकिन जैसा हर चीज के साथ होता है, इसके भी दो पहलू हैं। तो चलिए एक बैलेंस्ड नजरिया अपनाते हैं और इसके फायदे और नुकसान दोनों को ठीक से समझते हैं। फायदे तो देखिए बिल्कुल साफ है। ये रिन्यूएबल है, यानी बार बार बनाया जा सकता है, प्रदूषण कम कर सकता है और सबसे बड़ी बात, दूसरे देशों से तेल खरीदने पर हमारी निर्भरता कम कर सकता है। लेकिन अब सिक्के का दूसरा पहलू देखते हैं। वो भोजन बनाम ईंधन वाली बहस सिर्फ किताबी नहीं है, ये एक असली समस्या है। इन फसलों को उगाने में बहुत जमीन और पानी लगता है और अगर ढंग से मैनेज ना किया जाए तो डिफॉरेस्टेशन यानी जंगलों की कटाई का खतरा भी बना रहता है। तो ये रास्ता आसान नहीं है। चलिए अब थ्योरी से निकलकर जमीनी हकीकत पर आते हैं और देखते हैं कि भारत इस टेक्नोलॉजी को लेकर क्या कर रहा है। सच तो यह है कि भारत बायोएथेनॉल पर एक बहुत बड़ा दांव खेल रहा है। देखिए, भारत अपनी जरूरत का लगभग 85% कच्चा तेल बाहर से मंगवाता है। ये एक बहुत बड़ी निर्भरता है। इसी को कम करने और साथ ही पर्यावरण को बेहतर बनाने के लिए भारत ने एक राष्ट्रीय जैव ईंधन नीति शुरू की है। लेकिन चुनौतियां भी हैं, जैसे गन्ने की फसल में पानी बहुत लगता है और हम जानते हैं कि भारत के कई हिस्सों में पानी की कमी है। और साथ ही इस बात का भी ध्यान रखना है कि ईंधन के चक्कर में खाने की कमी ना हो जाए। और ये है भारत का लक्ष्य 20%। यह सिर्फ एक नंबर नहीं है, यह भारत के ऊर्जा भविष्य के लिए एक बहुत बड़ा विजन है। लक्ष्य यह है कि 2025 तक पेट्रोल में 20% एथेनॉल मिलाया जाए। अगर यह हो जाता है तो सोचिए, यह देश की अर्थव्यवस्था और पर्यावरण दोनों के लिए एक गेम चेंजर साबित हो सकता है। तो पूरी दुनिया के मुकाबले भारत कहाँ है? ब्राजील को इसका चैंपियन कह सकते हैं। वहां लगभग 27% एथेनॉल ब्लेंडिंग होती है।
अमेरिका में करीब 10% और भारत का 20% का लक्ष्य उसे सीधे टॉप प्लेयर्स की लीग में लाकर खड़ा कर देगा। तो साफ है, भारत इस रेस में सिर्फ हिस्सा नहीं ले रहा है, जीतने के लिए दौड़ रहा है। तो हमने इसकी साइंस समझी, इसकी जनरेशन्स को जाना और भारत के बड़े प्लान्स को भी देखा। मतलब अतीत और वर्तमान तो कवर हो गया, लेकिन भविष्य का क्या? अब यहां से आगे का रास्ता कैसा दिखता है? ये जो बात कही गई है, ये इस पूरी चर्चा का निचोड़ है। असली चुनौती टेक्नोलॉजी नहीं है कि पौधों से ईंधन कैसे बनाएं। असली चुनौती तो संतुलन बनाने में है। एक ऐसा संतुलन जिससे हमारी ऊर्जा की जरूरतें भी पूरी हों और इस धरती और इस पर रहने वालों पर कोई आंच ना आए। तो आज की इस पूरी बातचीत से मुख्य बातें क्या हैं? नंबर 1, बायोएथेनॉल एक उम्मीद की किरण जरूर है, लेकिन इसका रास्ता आसान नहीं है। नंबर 2, ये कितना टिकाऊ है, ये इस बात पर निर्भर करता है कि हम कौन सी पीढ़ी की तकनीक इस्तेमाल कर रहे हैं। नंबर 3, भोजन बनाम ईंधन की जो उलझन है वो इसकी सबसे बड़ी चुनौती है। और नंबर 4, इन सब के बावजूद भारत जैसे देश इस पर बहुत उम्मीदें लगाए बैठे हैं। और आखिर में ये सब हमें एक आखिरी और सबसे बड़े सवाल पर लाकर खड़ा कर देता है, क्या बायोएथेनॉल सच में भविष्य का एक पुल है जो हमें साफ ऊर्जा की तरफ ले जाएगा, या फिर ये एक बंद गली है जो हमें बेहतर समाधानों से दूर ले जा रही है? सोचने वाली बात है, क्योंकि इसी सवाल के जवाब पर हमारे ग्रह का भविष्य निर्भर करता है। इस चर्चा में शामिल होने के लिए शुक्रिया।